जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 6 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच गाइज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और बैचेस को ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है और बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक एग्जाम के लिए सेम ही सिलेबस, सेम ही कोर्स, सेम ही टॉपिक्स जो है वो दिए जा रहे हैं। होते टॉपिक सेम ही है, बट हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए पूरा कोर्स प्रिपेयर करवाया जाता है। और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के अलग अलग कोर्सेज हैं। आप इन में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्पेसिफिक कोर्स आपको मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होगी। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और कोर्स ज्वाइन करो। और अगर आप ज्वाइन करते हो कोर्स, तो आप ये भी बता सकते हो कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है। और ये है आज के टॉपिक्स, जिनको हम लोग एक एक करके कवर अप करने वाले हैं। और अगर कोर्स ज्वाइन कर लो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर जो है बताना। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठें, क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं, पहली चीज तो उस टॉपिक को आपको ध्यान से सुनना है, मेरी हर एक बात। और उन टॉपिक के बीच में जो मैं चीजें आपको बताऊंगा उसको आपको नोट डाउन करना है। मैं कह दूंगा नोट डाउन करने के लिए, तो वो आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और उसी आपके नोट्स को मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करना है। तो आप लोगों के एक बार आंसर्स देख लेते हैं। शिवम मिश्रा, अच्छा, इजी एक्सेस की आईडी शिवम की है। तो शिवम ने लिखा है कि सर आपके वीडियो स्टार्ट मजबूरी में किया था। भाई, मजबूरी में क्यों किया था यार? और अब मजा आने लगा है डेली ऐसा कुछ नया जानने का, समझने का। बिल्कुल। देखो, प्रिपरेशन में मजा ही आना चाहिए। अगर प्रिपरेशन प्रिपरेशन में मजा नहीं आ रहा ना, तो फिर ये मान के चलो कि आप अपना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं उसका मेन रीजन आपको रह बताता हूँ। क्योंकि प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की ऐसी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप बोर हो रहे हो तो फिर प्रिपरेशन छोड़ो, कुछ और चीज जो है वो करो, वहां पर आप प्रोडक्टिविटी कर पाओगे। और नहीं तो फिर अपने आप को डिसिप्लिन में बांधो। कुछ नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन है यार। ये चीज सोचो ना कि अब देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है शिवम ने कि यार मजा आ रहा है, क्योंकि नई नई चीज जानने को मिल रही है। तो हाँ, तो वो क्यूरोसिटी के साथ आप पढ़ो। ये मत सोचो कि आपको एग्जाम निकालना है इसलिए पढ़ाई करनी। क्योंकि हमारे बचपन से हमारे दिमाग में ये चीज डाल चुके हैं, हमारे घर वाले, हमारे टीचर्स, हमेशा से, कि पढ़ाई इज लाइक कि भाई एग्जाम क्रैक करना है कुछ भी करके, वो प्रेशर है ना। तो वो प्रेशर नहीं बनाना भी आपको। अब आप खुद देखो, इनमें से जब जो मैं आपको चीजें बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, उनमें से काफी सारी चीजें ऐसी हैं, आप जनरली अपने पेरेंट्स से या अपने किसी फ्रेंड से नॉर्मली बात करोगे ना न्यूज के बारे में, तो उसको भी पता होगी यार, उसको भी जानकारी होगी। बट उसके बीच में और आपके बीच में क्या फर्क है, कि आपको जो जानकारी होनी चाहिए वो एज अ ब्यूरोक्रेट के तौर पर जानकारी होनी चाहिए, कि ब्यूरोक्रेट को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ब्यूरोक्रेट क्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये यही डिफरेंस है बस। तो अपनी पर्सनालिटी आप चेंज करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको मजा आएगा। वेरी गुड शिवम, अच्छी स्टेज पे। और अब आपने ये चीज जो है वो लिखी है, दैट मीन्स कि आप आराम से इस एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है यार। जैसे कि एक वॉरियर है, सॉरी, स्टूडेंट है, आयुषी सिंह, उन्होंने भी लिखा था कि नो वन मैच योर लेवल ऑफ वे ऑफ टीचिंग। तो देखो यार, द पॉइंट इज दैट कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो ये आप लोगों की खूबी है कि मैं जो चीज, तो मैं तो नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ चीजों को, आप लोग उस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो। तो ये क्वालिटी मेरे अंदर नहीं, ये आपके अंदर क्वालिटी है। मैं तो बस ट्राई करता हूँ कि आपको बहुत बेसिक और इजी तरीके से चीजों को समझा दूं। आयुषी ने भी आंसर्स लिखे हैं, वेरी गुड। और भी स्टूडेंट्स आंसर देते जाइए। सत्व द वे ऑफ लाइफ, वेरी गुड आंसर्स। और भी दीजिए। प्रीति मिश्रा, बहुत बढ़िया। आज एक्चुअली क्या, थोड़ा मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर पावर कट होने वाला है। एंड थैंक्स टू माय नेबर आंटी, उन्होंने मुझे अभी जस्ट अभी इन्फॉर्म किया कि अरे वो पावर कट होने वाला है। मोनू, मेरा घर का नाम मोनू है वैसे। तो पावर कट होने वाला मोनू, अपना काम निपटा लो, चार्ज वार कर लो फोन को। तो मैंने कहा यार फोन तो चार्ज होता रहेगा, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है लेक्चर टाइम पर डिलीवर करना है स्टूडेंट्स को। तो फटाक से फिर मैं ये लेक्चर प्रिपेयर करने के मूड में आ गया। चलो, एनीवेज, हो गई बातें बहुत सारी। अब आइए, ये सब टॉपिक्स है जिनको एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। इंस्ट्रक्शंस मैंने ऑलरेडी आपको दे चुके हैं कि आपको करना क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा।
तो शुरू करेंगे हम अपने पहले टॉपिक से। तो ये जो टॉपिक है गाइस, ये बेसिकली है यूथ इन पब्लिक हेल्थ। ये सेवा से सीखे कैंपेन है, ये चीज लिख लो आप। सेवा से सीखे कैंपेन, लर्न बाय डूइंग, ये पूरी चीज लिखिएगा। सेवा से सीखे कैंपेन, सेवा से सीखे लर्न बाय डूइंग, ये कैंपेन है। क्या आपको पता है कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ को सुधारने के लिए यूथ पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये एक नए इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए किया गया है। समझ रहे हो आप? तो इसी चीज को समझेंगे हम सेवा से सीखे कैंपेन के बारे में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 90% से ज्यादा चांसेस है कि इस कैंपेन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के कोलैबोरेशन से एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, जन औषधि केंद्र एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। और इसका नाम है सेवा से सीखे लर्न बाय डूइंग। तो इसका जो मेन जो नाम है इस प्रोग्राम का, वो ये है, जन औषधि केंद्र एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम। और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, किस डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरे पॉइंट जो है वो लिख लीजिए, ये प्रीलिम्स पे आपसे पूछा जा सकता है। और ये प्रोग्राम 1 जून 2025 से शुरू हुआ है, और इसमें 15 दिन की इंटर्नशिप के लिए यूथ वॉलेंटियर्स को जन औषधि केंद्र में भेजा जा रहा है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हैं कि जन औषधि केंद्र किस पॉइंट ऑब्जेक्टिव से शुरू किए गए थे और किए गए हैं, चल रहे हैं? क्या कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हो? तो इस प्रोग्राम में आपको समझ में आ गया कि युवाओं को इन केंद्र भेजा जा रहा है, राइट, जिससे कि उनको इंटर्नशिप जो है वो प्रोवाइड की जा सके। और आप जानते हैं कि इस केंद्र के माध्यम से हमें जेनेरिक मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। क्या मुझे आप जेनेरिक मेडिसिन की डेफिनेशन बता सकते हो? क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक्स मैं ऑलरेडी पहले कवर करवा चुका हूं डिटेल में, वो भी। अब आइए इस कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं, तो आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो यूथ डेवलपमेंट को पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस से लिंक करना, यानी कि हम युवाओं को डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साथ हम इस प्रकार से उनका डेवलपमेंट करेंगे कि वो पब्लिक हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर सके। समझ रहे हो आप? अगर युवाओं को जानकारी होगी बेसिक हेल्थ केयर की, तो वो युवाओं सड़क की दुर्घटना में लोगों की जान बचा सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में सही रिकमेंडेशन दे सकते हैं, राइट। तो बोलते हैं ना कि फर्स्ट एड थेरेपी, और या फिर किसी को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जाल से लुटने से बचा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि काफी सारे लोग डॉक्टर्स की मेडिसिन में भी लुट जाते हैं। काफी सारे लोग, क्या मेरे साथ खुद पर्सनली हुआ है। बट जब आपको नॉलेज होती है ना किसी चीज की, तब आप फिर कॉस्ट कटिंग करना शुरू कर देते हो। कई बार आपने सुना होगा ये वाली बात, है कि रईस लोग जो हैं, देखो कैसा पैसा जो है बचाते हैं, ये साले चिंदी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए। ऐसा बोल के आप पता है क्या करते हो? आप अपने आप को रईस बनने से पीछे हटा लेते हो। उसकी जगह ये बोलना चाहिए कि यार देखो यार, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन है तभी तो पैसा बचा पा रहा है। पैसा वो इंसान बचा सकता है कि जिसको नॉलेज है, जिसको अवेयरनेस है, जिसको इन्फॉर्मेशन है, जिसको जानकारी है। बट कई बार लोग सुनते हैं कि यार ये अमीर लोग तो ऐसे होते हैं, तो कभी नहीं बन पाओगे अमीर। अमीर बनना है तो अपने मुंह से वो शब्द का उपयोग करो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा कि हाँ यार देखो, क्या गलत है इसमें? भाई सामने वाला व्यक्ति अगर अपने पैसे बचाने की वो रख रहा है, तो उसमें क्या गलत है? अच्छी बात है ना ये तो ये गेम है। यहां पर अगर हमारे युवा अगर सशक्त हो जाएंगे, उनको जेनरिक मेडिसिन की जानकारी मिलेगी, वेरियस बेसिक हेल्थ केयर की जानकारी मिलेगी, तो हमारे यहाँ का पब्लिक हेल्थ कितना इंप्रूव हो सकता है, सोचिए आप इस बात को। यस, जन औषधि केंद्र में इन युवाओं को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। लॉजिस्टिक्स, स्टॉक मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, ऐसे काम सिखाए जाएंगे। डिसिप्लिन, एम्पैथी, ग्रास रूट कनेक्शन जैसे सिविक वैल्यूज को प्रमोट किया जाएगा कि भाई देखो, लोगों को सही मेडिसिन गाइड करना, है ना। देखो वैसे तो इसके लिए पढ़ाई की आवश्यकता होती है, बट यस, अगर आपको बेसिक नॉलेज है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप अपनी बॉडी को जो है वो वेरियस नेचुरल सप्लीमेंट से अगर बैलेंस कर पाओगे ना, तो बीमार नहीं होगे। एंड इट इज वेरी इजी कि आपके ब्रेन को
जो टॉनिक्स चाहिए, आपके गट को जो टॉनिक्स चाहिए, वो नॉर्मल टाइम पर टॉनिक्स जो है वो दो। आज की डेट में देखो कितना पल्यूटेंट्स है एनवायरमेंट में। बट अगर अगर आप सही डाइट, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, है ना, वेरियस मल्टीविटामिन, दवाइयाँ खाने के लिए नहीं कह रहा मैं, बाकी अगर नेचुरल तरीके से अगर मल्टीविटामिन का इंटेक कर रहे हो, अपनी फिजिकल हेल्थ पर जो है वो ध्यान दे रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लॉन्ग टर्म कोई क्रॉनिक ना प्रॉब्लम होगी, ना कोई इशू जो है वो आप फेस करेंगे। सेम इसी प्रैक्टिस को सरकार इस प्रकार के कैंपेन्स के जरिए जो है वो प्रमोट कर रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए भी फील्ड अंडरस्टैंडिंग में मदद करते हैं? यस, ऑब्वियसली। यानी कि आप लोगों के लिए ये मदद करेंगे फील्ड अंडरस्टैंडिंग में कि भाई ग्रास रूट लेवल पे क्या चल रहा है। इसलिए मैंने आपको हमेशा कहा है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ग्रास रूट लेवल तक जो है वो रखिए। देखो ये पूरी चीजें मैंने अभी आपको बताई है, यहाँ पर फिर से रिपीटेड है, लिखी हुई है। इसके फीचर जो है, हर डिस्ट्रिक्ट से 5 वॉलंटियर्स लाए जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं। वॉलंटियर्स माय भारत, एनएसएस, फार्मेसी कॉलेजेस, इन सब से आएंगे। और फिर इंटर्नशिप 15 दिन की होगी, और इसमें कस्टमर को अटेंड करना, स्टॉक रिकॉर्ड, मेडिसिन हैंडल करना, जेनरिक मेडिसिन और हेल्थ लिटरेसी की अवेयरनेस, है ना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोग्राम के आउटरीच में मदद करना, लोगों तक पहुंचाने में। तो ये सब इसके फीचर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसमें फायदा ये होगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज होगी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टूडेंट्स को। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और फार्मेसी सेक्टर में उनकी स्किल्स डेवलप होंगी। सॉफ्ट स्किल डेवलप होगी कम्युनिकेट करके, कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है ना। एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो पब्लिक हेल्थ और फार्मा रिटेल सेक्टर में बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड होंगे, तो ये जहां पर भी जाएंगे, और हर एक व्यक्ति को अपने ऑफिस में जो है वो ट्रेंड व्यक्ति चाहिए। तो ये इंटर्नशिप किसके कोलैबोरेशन में शुरू हुई है, क्या मुझे बता सकते हो आप? कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख कर बताओ, किसने कोलैबोरेट करके ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है, ये कैंपेन जो है वो शुरू किया है। तो इसके ब्रॉडर इंपैक्ट भी हम लोग को अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। जन औषधि केंद्र का आउटरीच बढ़ेगा, नेशनल हेल्थ स्कीम्स जो है उसको युवा समझ पाएंगे, स्किल बेस्ड फ्यूचर लीडरशिप प्रिपेयर होगी, युवा सशक्तिकरण होगा नेशनल डेवलपमेंट पर। इसके थ्रू एक मतलब ये पिलर बनकर रहेंगे नेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो इस इनिशिएटिव को स्केल करके एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट ऐसे एरियाज में भी युवाओं को इन्वॉल्व करना चाहिए। सर्टिफिकेशन और फीडबैक लूप ऐड करना चाहिए करियर बेनिफिट्स के लिए, राइट, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट भी मिलना जरूरी है, और वैसे तो मिलेगा। प्राइवेट फार्मेसीज के साथ कोलैबोरेशन से और ज्यादा करियर एवेन्यूज जो है वो बन सकता है। वैसे तो ये इस केंद्र में ट्रेनिंग लेकर, इंटर्नशिप लेकर जब बाहर जाएंगे ना, तो उनको स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मतलब कॉलेज कंप्लीट करने के बाद प्लेसमेंट जो है वो आसानी से मिलेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर हमारी जीडीपी में भी इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली जो है वो हेल्प करेगा। तो ये चीजें हैं, तो याद रखना ये कैंपेन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट कैंपेन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सोचिए अगर एक छोटी सी ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरी स्ट्रेटेजिक एयर पावर को $7 बिलियन का नुकसान पहुंचा दे, क्या इससे वॉरफेयर का नया युग शुरू हो गया है? यस। अब एक ऐसे मुद्दे के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। लिख लो, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। गजब कर दिया है यूक्रेन ने, गजब क्या बोलूं मैं, मतलब सब एक छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो करके रशिया की धज्जियां उड़ा दी इसने। यूक्रेन ने एक कोवर्ट ड्रोन ऑफेंसिव लॉन्च किया है जिसका नाम था ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। ये लिख लेना नाम, यूक्रेन का ये ऑपरेशन है। 40 से ज्यादा रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट या तो डिस्ट्रॉय हुए हैं या सीवियरली डैमेज हुए हैं। अटैक किया गया रशिया के एयरबेस पर, और इसमें उन्होंने एफपीवी ड्रोन्स का उपयोग किया। इस ऑपरेशन से रशिया को $7 बिलियन का जो है वो स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, मधुमक्खी की तरह जैसे उड़ने वाले, मतलब ऐसे ड्रोन्स निकल रहे थे ना इतने सारे, इन्होंने ये मतलब सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो इन्होंने हजार हजार के ड्रोन जो है वो यूज किए, बिल्कुल लो क्वालिटी के, उसमें 1 किलो बम जो है वो डाला, राइट। और ऐसा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट किया इसने कि जिसकी हद नहीं, इनको वो काउंटर ही नहीं कर पाए। मतलब इतनी तेजी से जैसे मधुमक्खी का छत्ता फटता है ना, और कैसे मधुमक्खी निकलती है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ना खुद बच पाओगे। अगर उसके आसपास खड़े तो मधुमक्खी काटेगी जरूर।
वो हुआ इनके साथ कि कुछ कुछ तो बच गए, क्योंकि इनने काउंटर जितना कर सके कर लिए, और जितने नहीं किए उसने जाके बैंड बजा दी। तो रशिया की बहुत बुरी हालत खराब हुई है। रशिया को $7 बिलियन का जो है वो नुकसान झेलना पड़ा है, एस्टिमेटेड। लिख लेना ये वाली चीज आप। खतरनाक छोटे छोटे से ड्रोन ये लेकर आए। तो रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो क्रूज और न्यूक्लियर मिसाइल कैरी करते हैं, उनको क्रिपल करना ये ऑब्जेक्टिव था। समझ रहे हो आप? जहां पर जो भी ऐसे एयरक्राफ्ट थे जो अपने साथ मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करते थे, उनको इन लोगों ने बर्बाद कर दिया ड्रोन्स मार के। यूक्रेन की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी को ये शो करता है। इवन पता है, यूक्रेन ने खुद कहा था कि इसकी स्ट्रेटेजी ये बहुत सालों से बना रहा था, इस चीज पर काम बहुत सालों से कर रहा था कि उसको ये चीज करनी है रशिया में। और हालांकि पीस टॉक से पहले डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल अपर हैंड लेना, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो था, कि शांति से पहले जो है वो ये बता दे रशिया को कि बेटा हम भी तुम्हें तुम मारने के लिए केपेबल हैं। है ना, कॉम्प्रोमाइज से पहले, कि दो गैंग्स के बीच में लड़ाई चल रही है। अब रशिया ने तो पिटाई करी है यूक्रेन की, है ना। तो एक बार यूक्रेन ने बोला कि बेटा छोटा बच्चा जान के नाकू आंख दिखाना रे, है। तो ये बोल दिया उसने कि बेटा, उसने दिया रख रख के, मुक्का मारा, घुसंड मारा रख के। और फिर बोलता है कि अब शांति समझौता करेंगे, तो एटलीस्ट ये रहेगा कि बेटा हमने भी तो मारा, बोलने लायक तो रहेंगे। कि बोले बेइज्जती नहीं होनी चाहिए भाई, चाहे कुछ हो जाए, भौकाल मेंटेन रहना चाहिए। तो ये कहानी थी यूक्रेन और रशिया की। तो समझ में आ गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब क्या है, सिंपल शब्दों में, कि बहुत छोटे छोटे ड्रोन्स का उपयोग किया और उससे रशियन एयरक्राफ्ट बेस को जो है वो नुकसान पहुंचाया यूक्रेन ने। कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। ड्रोन्स को इन्होंने सिविलियन ट्रक्स के अंदर छुपा दिया, जैसे पानी का टैंकर होता है ना, वैसे ही। इसके वीडियोस देखना, हैरान हो जाओगे, ऐसे निकल रहे हैं ड्रोन्स की आपको दिखाई भी नहीं देंगे, इतनी तेजी से, साठ 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 साठ। तो ड्रोन्स को सिविलियन ट्रक्स के अंदर उन्होंने छुपाकर रशिया के एयरबेस के पास जो है वो चुपचाप खड़ा करवा दिया। क्या यार, ये तो पानी के टैंकर है भैया। और ट्रक्स के वुडन कैबिन से रिमोटली ड्रोन को लॉन्च किया गया। मिनिमल फ्लाइट डिस्टेंस और हाई एक्यूरेसी, मतलब समझ के रखो कि आधे किलोमीटर की दूरी पर जो है वो रशियन एयरबेस है, उससे दूर जो है वो बाहर खड़ा कर दिया पार्किंग में ड्रोन को। अब कितना ही कर लोगे, एक बार में अगर 1,000 ड्रोन निकल रहे हैं तो कैसे आप बचा लोगे भाई? किन किन को आप अटैक करोगे, किन किन पे गोली मारोगे, मैं किन किन में चप्पल उठा के मारोगे? भाई वो तो फटेगा ना। और ऑब्वियस बात है, ये वही वाले ड्रोन थे कि जहां टकराएंगे, जहां इंपैक्ट होगा वहां ब्लास्ट करेंगे। तो बैंड बजा दी इन लोगों ने। 117 FPV ड्रोन्स लॉन्च किए गए। टारगेट एयरक्राफ्ट TU-95, TU-22, M3, TU-160 सब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे, और A-50 सर्विलांस एयरक्राफ्ट को भी उड़ा दिया इन लोगों ने। ये सब लिखने विखने की आवश्यकता नहीं है, एयरक्राफ्ट के नाम जो मैंने भी आपको जो है बताए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक बस जनरल सा आइडिया होना चाहिए कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है वो किससे एसोसिएटेड था। एयरबेस कौन से टारगेट किए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये सामने लिखा हुआ है, जैसे कि बेलिया एयरबेस, राइट, ओलेनिया एयरबेस। फिर ये रेयाजान के नजदीक में एक और एयरबेस है, ठीक है, इवानोवो सेवर्नी, इवानोवो सेवर्नी। तो ये हुआ। अब सुनिएगा, तो अटैक हुआ रशिया के अंदर मिसाइल अटैक के तुरंत बाद, जिसमें 12 यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए थे। तो रशिया ने इन पर अटैक किया, इन्होंने बोला कि चलो अब समय आ गया है, हमारे ट्रक तो पार्क है, रुको बेटा बताते हैं। ये बस वेट ही कर रहा था यूक्रेन, पता है, बैठा हुआ था गाल को सामने रखकर, बोल रहा था कि भैया एक तमाचा तो मार दो धीरे से, है। और उसने, रशिया ने जैसे ही मारा, उसने बजाई ताली और पीछे से निकल के आए बॉडीगार्ड्स, उसके ड्रोन्स, और उनने उड़ा दिया रशिया का पूरा एयरबेस। तो ऑपरेशन पीस टॉक के एक दिन पहले हुआ ये। वेट ही कर रहा था यूक्रेन, चाह ही रहा था कि आओ भाई मारो मुझे, जिससे कि मैं भी तो बता दूं, तुम जब शांति समझौता करोगे तो मैं ये नहीं सुनना चाहता कि अरे बेचारा गरीब छोटा बच्चा यार बार बार पिट रहा था, तो हमने सोचा कि चलो छोड़ो अब नहीं मारते यार इसको। तो ऐसा यूक्रेन नहीं चाह रहा था कि दुनिया उसको ऐसे देखे। यूक्रेन चाह रहा था कि बेटा छोटा बच्चा, समझ गए हो आगे की लाइन। तो यूक्रेन ने ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली,
पर टॉप ऑफिशियल्स ने स्पाइडर वेब इमोजी पोस्ट किया। सोचो आप, इमोजी पोस्ट कर रहे हैं ये लोग, ऑफिशियल्स। किले हो गया। तो साइकोलॉजिकल वॉर भी था ये। प्लस ड्रोन इनोवेशन का क्लासिक एग्जांपल था कि देखो किस प्रकार की ड्रोन से इनने पूरी दुनिया भर को बता दिया कि छोटे छोटे ड्रोन का इस्तेमाल करके भी कितने बड़े अटैक को अंजाम दिया जा सकता है। और ये बेसिकली एक गाइस सिक्योरिटी वाली चिंता भी है, क्योंकि ये चीज सिर्फ हमें नहीं बताई जा रही है, ये चीज टेररिस्ट ग्रुप तक भी जा रही है, ये मैसेज। तो वी हैव टू मोर केयरफुल नाउ। और अब हमें बेसिकली ड्रोन्स को काउंटर करने की भी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, राइट। उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे जैमर्स होते हैं ना, कि आप किसी जोन पे जाओगे तो आपका मोबाइल फोन काम करना बंद कर जाए, वैसे ही अब कुछ ऐसे जैमर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि उस जोन में जैसे ही वो जैमर ऑन हुए, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये चलेंगे तो इलेक्ट्रिक से ही ना, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे चलेंगे अभी के लिए। अब आगे चल के कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो पता नहीं भाई। तो अभी के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी मेन, पावर मेन चीज है, या फिर मूवमेंट। तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी में काम करना पड़ेगा कि जो भी चीज मूव कर रही है उसको फ्रीज कर दो, कि वहीं उसकी पूरी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाए। कुछ करना पड़ेगा ऐसे, है ना। अब देखो, हर एक चीज शुरू होती है एक आइडिया से, और ऐसे इनोवेटिव आइडिया जो है हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स लगा ही रहे हैं। तो आपको इस टॉपिक में ये चीज नहीं समझनी थी किसने ये अटैक किया वो किया, ये भी चिंता भी समझनी थी, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर कहीं नहीं लिखा ये टेररिस्ट वाला एंगल। या आप मेरी क्लासेस ले रहे हो तो मैंने आपको ये चीज बताई, क्योंकि यही चीज आपको जो है वो थॉट प्रोसेस में आपके आनी चाहिए। क्योंकि हर चीज ना आपको आर्टिकल में मिलेगी, और हर चीज ना आपको आपकी थ्योरी नोटबुक्स के अंदर मिलेंगी। यही तो सिविल सर्विसेज डिमांड करती है आपसे। उनको वो लोग थोड़ा चाहिए भाई कि जो किताबी ज्ञान लेकर जो है वो पढ़कर मार्क्स बनाकर आ गए। अगर ऐसा होता तो सिविल सर्विसेज अपने नोटिफिकेशन में डाल देती कि अगर आप आईआईटी क्वालिफाई कर रहे हो तो ये आइए, वरना मत आइए, या 99 परसेंटाइल वाले लोग ही आइए। बट ऐसा नहीं है। सिविल सर्विसेज को सिर्फ ये चीज चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में वो भी चल जाता है। बस वो एलिजिबिलिटी है। उसको उससे मतलब नहीं कि आप ट्वेल्थ में फेल हुए हो, या अब ऑब्वियसली तो पास हो गए तभी आगे बढ़ोगे, या आपने ट्वेल्थ रिपीट करी है, या आपके 40% है, बिल्कुल मार्जिन से पास हुए, उसको किसी चीज से मतलब नहीं। उसको मतलब ये है कि आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए जो एक ब्यूरोक्रेट के अंदर होती है। तो इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला कि अपनी पर्सनालिटी पर काम करो। जैसी पर्सनालिटी पर काम करोगे ऑटोमेटिकली आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, राइट। बस यही था गाइस, इस टॉपिक के अंदर और कुछ नहीं है। जब एक मैरीटाइम पावर दूसरी मैरीटाइम जायंट के साथ हाथ मिलाता है, तो ये सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट नहीं करता, बल्कि जियो पॉलिटिक्स भी बदल देता है। हम बात करने वाले इंडिया जापान मैरीटाइम कॉपरेशन के बारे में। तो दो बड़े जाइंट्स, इंडिया और जापान, किस क्षेत्र में? इंडियन ओशियन रीजन्स में हाथ मिला रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सिर्फ पोर्ट्स या मैरीटाइम सेक्टर के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, ये यहाँ की जियो पॉलिटिक्स को चेंज करने की या इन्फ्लुएंस करने की दम भी रखते हैं। तो इंडिया और जापान के बीच एक हाई लेवल बायलेटरल डिस्कशन हुआ, जिसमें ये फोकस कर रहे हैं मैरीटाइम अफेयर्स के ऊपर, यानी कि समुद्री क्षेत्र के ऊपर। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि पोर्ट्स जो है हमारे बंदरगाह है उसको डिजिटलाइज करो, शिप बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करो, स्मार्ट आइलैंड डेवलप करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो एक दूसरी कंट्री के साथ। तो इंडिया के पोर्ट शिपिंग और वाटरवे मिनिस्टर और जापान के वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स, इनके बीच में जो है वो बातचीत हुई। तो ये सब चीजें लिखने की आपको जरूरत नहीं है अभी के लिए। इसमें जापान ने आंध्र प्रदेश में इमाबारी शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट प्रपोज किया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इमाबारी शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में, ये लिख लो आप। जॉइंट वेंचर जापानीज यार्ड्स मित्सुबिशी, इसकी गाड़ियां आती हैं, देखी होंगी आपने, बहुत शानदार गाड़ियां होती हैं इसकी, पजेरो उसी की है ना। जेएमयूसी। तो इन सब कंपनीज के बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ, और इंडियन हब्स के बीच में ज्वाइंट वेंचर हुआ। मतलब करने का प्रपोजल है अभी तो ये। और पोर्ट इकोसिस्टम और मैरीटाइम इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पर फोकस है कि हम पोर्ट पोर्ट को जो है वो डेवलप करेंगे, एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करेंगे।
इंडिया ने जापान की बड़ी शिपिंग कंपनी NYK लाइन, MOL लाइन, इसको मैरीटाइम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनवाइट किया कि आओ और इन्वेस्टमेंट करो। तो यही चीज है, बस बाकी सिर्फ सुनो, इस टॉपिक के अंदर लिखने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, लॉजिस्टिक को इंप्रूव करने के लिए, पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। ग्रीन पोर्ट की स्ट्रेटेजी जो है वो हम अलाइन कर रहे हैं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के साथ और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के साथ, जिससे कि एमिशन जो है वो रिड्यूस किया जाएगा। फिर जापान की एक्सपर्टीज से अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जो है वो बनाया जाएगा स्मार्ट आइलैंड। तो ये भी ये कह रहे हैं अभी, ठीक है, सिर्फ सुन लो अभी आपकी क्या क्या चीजें चल रही हैं। रेन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी यहाँ इंप्लीमेंट की जाएगी। तो इसको, एनवायरमेंट को भी ये प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी टारगेट करेंगे। और वैसे भी आपको ऑलरेडी पता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अभी काफी कंट्रोवर्सी में है। जिसको नहीं पता, आज आपके लिए टास्क है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। कुछ मत करो, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट डालो, उसके आगे UPSC लिख दो। और वैसे तो विकीपीडिया में आपको जो है मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो आप। और नहीं तो फिर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही कंटेंट को जो है वो कवर किया करो। इंडिया के 1.54 लाख सी फेयरर्स को एम्प्लॉयमेंट देने में जापान इंटरेस्टेड है। तो इंडिया के अंदर काफी सारे लोग जो शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मैरीटाइम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उनको जॉब्स मिल सकती हैं और या फिर फायदा हो सकता है और वो आगे बढ़ सकते हैं। मैरीटाइम एजुकेशन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इसको मजबूत करने का प्रोग्राम है। इंडियन यूनिवर्सिटी, कोचिंग शिपयार्ड और पब्लिक मैरीटाइम एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। एक स्ट्रक्चर्ड MOU जो है वो बनाया जा रहा है HR डेवलपमेंट के लिए, जो सी फेयरिंग में इन्वॉल्व रहेंगे। तो फोकस आज की डेट में बस यही है कि रिसर्च करना है किन किन चीजों पर। एमिशन रिड्यूस करने वाले वेसल्स हम तैयार करें, ऐसी शिप बनाए जो कम से कम पोल्यूटेंट्स रिलीज करें, है ना। स्मार्ट पोर्ट लॉजिस्टिक्स पर काम करना है, जैसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो एक हब बनेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। जॉइंट रिसर्च करेंगे, इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोलैबोरेशन होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगी। राइट, तो इन सब चीजों पे काम करना है मैरीटाइम सेक्टर को ग्रो करने के लिए। और आपको ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, इंडिया जापान के बीच में कितना ट्रेड, कितना क्या, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बस यही था ये टॉपिक कि अभी जापान और इंडिया मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। चैलेंजेस यही हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसने इंडिया के एक्सपोर्ट को जो है वो बूस्ट नहीं किया, क्योंकि जापान जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स उसके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, बस दैट्स इट। एनीवेज, अब बात करेंगे हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्राइसिस के बारे में। जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी ब्लू स्मार्ट, ये कोलैप्स जब हुई, यानी कि बंद हो गई, इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कमजोरी को एक्सपोज कर दिया। ये फेलियर पहले के केसेस जैसे कि भारत पे, DHFL, गो मैकेनिक और सत्यम जैसे ही एक पैटर्न मतलब बताता है। मेजर इश्यूज यही था कि इन्वेस्टर के फंड्स का मिसयूज करना, ऐसी प्रैक्टिसेस करना जो ट्रांसपेरेंट ना हो, फॉल्स रिपोर्टिंग करना कंप्लाइंसेस की, है ना। तो ये चीज है। तो ये बता रहा है कि ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं काफी एफिशिएंट है, तो यहां पर भी चोरियां होती हैं। यहां पर भी कई केसेस में ईमानदार लोग नहीं है, इन्वेस्टर से पैसा जो है वो लेकर खा जाते हैं, डुबा देते हैं। अब कल ही मैं एक मीटिंग में था रात में, तो मैं यही बात कर रहा था कि एक मेरे परिचित है, नाम नहीं लूंगा अभी उनका, क्योंकि जो बात उन्होंने बताई थोड़ी कंट्रोवर्शियल थी। तो चीज ये थी कि वो मतलब जिनके साथ काम कर रहे हैं अभी, पार्टनरशिप में है, तो जो उनके पार्टनर है वो बेसिकली 130 कंपनीज जो है वो चला रहा है, मतलब 130 कंपनीज में उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं। और उनके भी काफी सारे स्टार्टअप्स हैं, जिसमें उन्होंने कल एक एग्जांपल बताया कि भाई उन्होंने 2014 में 40 करोड़ की फंडिंग ली थी एक इन्वेस्टर से, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है वो, उसके लिए 40 करोड़ की फंडिंग उठाई थी उनने। और आज की डेट 2024 में ली थी, वो भी जुलाई 2024 में, और अभी एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, -20 करोड़ के लॉस में है। सोचो आप। तो दिक्कत तो होती है भाई, सरवाइव करना बहुत जरूरी है। कि कहाँ आप 40 करोड़ रुपए पैसा लेके आए और अभी उठा ही नहीं पाए, -20 करोड़ लॉस में हो। अब एम्प्लॉयमेंट भी होते हैं ना यार, अब कंपनी में 200 लोग जो है वो काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी है, 5 करोड़ रुपए महीने की तो सैलरी दे रहे हैं। तो कहाँ से फिर चीजें जो है वो मैनेज होंगी।
है ना, थोड़ा टाइम भी लगता है बिजनेस को जो है वो स्टैब्लिश होने में, बनाने में। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई केसेस में ऐसे जो इन्वेस्टर्स की फंडिंग होती है ना, उसको जो पैसा लगाने वाला व्यक्ति होता है वो लेके भाग जाता है, या गलत शो कर देता है कि ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया, तो उससे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूटने लगता है फिर। है कि नहीं, होता है ये बहुत सारी चीजें होती हैं। या फिर आप सही तरीके से एप्लीकेशंस कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, गलत रिपोर्टिंग जो है फाइल कर रहे हो, लॉस हो रहा है आपके पास बट आप अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट शो कर दे रहे हो, है, तो गलत है ना भाई ये कहीं ना एक दिन फटेगा। और जब फटता है तो कंपनी डूब जाती है। ये बस इसी का ही एक एग्जांपल यहाँ पर जो है वो सामने आया, और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आइए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ये बहुत बेसिक चीज है, आप जानते ही हैं इसके बारे में। तो ये एक फ्रेमवर्क है, रूल्स प्रैक्टिस प्रोसेस का, जो कंपनी जो है वो फॉलो करती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, फेयरनेस रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, है ना, और जो जिन लोगों ने पैसा लगाया है, जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, उनके अधिकार प्रोटेक्टेड रहे। इसके कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, फेयरनेस होना चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स को आप इक्वली ट्रीट करो भाई, ऐसा नहीं कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसको आप ज्यादा। अब होता तो वैसे यही है कि जो बड़ा इन्वेस्टर होता है तो उसके लिए अलग व्यवस्थाएं होती हैं। ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है, हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो आप डिस्क्लोज करिए। रिस्क मैनेजमेंट, है ना, बहुत सारी चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बोर्ड का एक्टिव रोल होना जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है, राइट। अब आज की डेट में ये सब कंपनीज डूब जो है वो क्यों रही है भाई, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप इन्वेस्टर्स के फंड को मिसयूज कर रहे हो। प्रमोटर्स ने बिजनेस डेवलपमेंट के फंड्स का उपयोग पर्सनल लग्जरी के लिए किया। भाई उसने बोला कि नहीं यार, मैं तो सीईओ हूं और मुझे तो आने जाने के लिए जो है वो चाहिए भाई, BMW Z4। है, क्यों भाई, तू आने जाने के लिए ऑल्टो भी ले सकता है, तू नैनो भी ले सकता है, कैब कर सकते हो आप, सबसे इजी चीज, बट नहीं, मालिक हूं भाई मैं, मुझे तो चाहिए लग्जरी गाड़ी, बस यही होता है। जेंसॉल ने एक ईवी परचेज के नाम पे फंड को डाइवर्ट किया कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करेंगे। DHFL ने फेक हाउसिंग लोन्स क्रिएट कर दिए। गो मैकेनिक्स ने इन्फ्लेटेड रेवेन्यू दिखाया फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कि बड़ा चढ़ा के जो है वो रेवेन्यू दिखा दिया। अब भाई कहीं ना कहीं तो चीजें फटेंगी ना, जब जब चीजें सामने आएंगी जो एक्यूरेट हो नहीं पाएंगी, चीजें बैलेंस जब नहीं बन पाएगा। अभी आपने जैसे जैसे करके हेरा फेरी कर रहे हो, बट परेश रावल निकल जाता है ना उससे। चलो आगे बढ़ते हैं। कई बार शेल कंपनीज और प्रमोटर लिंक्ड फर्म्स से ट्रांजेक्शन जो है वो छुपाए गए। होता है ये, शेल कंपनी समझते हो ना आप, कौन सी कंपनीज होती हैं, कौन सी होती है बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। फेक कंपनीज जो सिर्फ ऑन पेपर होती हैं। ब्लू स्मार्ट ने नॉन ट्रांसपेरेंट ओपेक चैनल से पैसा जो है वो रूट किया। नॉर्म्स वायलेट कर दिया आपने, आप पैसा का गोल को जो है वो घुमा रहे हो, ब्लैक टू वाइट कर रहे हो या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, तो उसमें फंसोगी ना आप। फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा दिखा रहे हो। सत्यम ने बहुत ज्यादा अकाउंटिंग फ्रॉड किए। तो एक ना एक दिन फ्रॉड वाला व्यक्ति फंसता ही है, जो भी गलत काम करोगे कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही, एक ना एक दिन तो वो घड़ा फूटेगा ही। तो वही ये हो रहा है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देना, इसके लिए जो है वो क्या किया जाए, तो भाई इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। और आज की डेट में तो भाई टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है, और टेक्नोलॉजी एरर्स को जो है वो पकड़ने में सक्षम हो सकती है। बट उससे पहले, टेक्नोलॉजी से पहले, एथिक्स, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये एथिकल जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये ह्यूमन में होने चाहिए। आप किसी को जॉब पे रखो, अगर वो व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो आप हमेशा डरते रहोगे, है कि नहीं, कि यार कहीं दिक्कत ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। तो हमेशा बिजनेस जो होता है वो ईमानदारों के साथ किया जाता है, अकाउंटेबल लोगों के साथ जो है वो किया जाता है। बट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन व्यक्ति अकाउंटेबल है कौन नहीं है? इट इज वेरी इजी, इनिशियल लेवल पर ही टेस्ट करके, और फिर बीच बीच में लॉन्ग टर्म लेवल पर भी टेस्ट करते रहो उसको। और ये बात सिर्फ मैं कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आपकी रियल लाइफ के लिए भी बोल रहा हूँ। हमेशा किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करने का। जहां ब्लाइंड ट्रस्ट किया, वहां ये मान के चलना कि आप धोखा खाओगे।
याद रखना। ब्लाइंड ट्रस्ट कहीं नहीं, किसी के साथ नहीं, ना पैसों में, ना प्यार में, ना किसी चीज में। थर्ड पार्टी ऑडिटिंग जो है वो करी जाए, है ना, और वो भी ऑथराइज्ड, या फिर आप कह सकते हो कि मान्यता प्राप्त विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट जो है वो किया रहा है, कि जो कंपनीज के गलत चीजें डिस्क्लोज करेगा तो उसको रिवॉर्ड भी मिले और प्लस उसकी प्रोटेक्शन भी हो, है ना। तो ये पूरी चीज, ये भारत जेन एआई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये टॉपिक हम शायद पहले कवर कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। इंडिया का पहला गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल एल एल एम लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इंडिया ने पहला मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो बना दिया है, भारत जेन एआई। लिख लेना, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन ने इसको पहले कवर कर चुके हैं, लिख लीजिएगा। इंडिया का पहला ये इंडिया में बनाया गया, भारत जैन समिट 2025 में लॉन्च हुआ है ये। इसको आईआईटी बॉम्बे के टीआईएच फाउंडेशन के द्वारा जो है वो बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के उसके साथ कोलैबोरेशन सपोर्ट के साथ। ठीक है। टेक्स्ट स्पीच इमेज और 22 इंडियन लैंग्वेजेस की प्रोसेसिंग को ये सपोर्ट करने में मदद करेगा, ये लिख लेना, ये चीज आ सकती है। तो ये बेसिकली इंडिया के लैंग्वेज, इंडिया के कल्चर, सब पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इंडिया का एआई है ये। बस इतनी चीज ध्यान में रखो, भारत जैन एआई, इंडिया का एआई। ठीक है। एआई नाम से समझ में आ रहा है, आपसे डायरेक्ट भारत जैन पूछेंगे, अभी न्यूज में था क्या है ये, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक एआई मॉडल है, टेक्स्ट स्पीच और इमेज फॉर्मेट में इनपुट और आउटपुट हैंडल करता है, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि आप चैट जीपीटी को जो है बोलते हो कि इमेज बनाओ भाई, तो इमेज बना के देता है ना, वैसे ही। तो ये इंडिया के मल्टीलिंगुअल और कल्चरल लैंडस्केप को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें गवर्नमेंट और एकेडमिक कोलैबोरेशन हुए हैं। इसमें डेमोक्रेटिक, एथिकल, इंक्लूसिव एआई इकोसिस्टम तैयार करना, ये इनका मिशन है कि भाई एआई जो होना चाहिए वो एथिकली बेस्ड हो। इंडियन वैल्यूज, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन कल्चर, इनको बेस बनाकर एआई इकोसिस्टम बिल्ड किया है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अर्बन, रूरल, रिमोट एरियाज में इंक्लूसिव एआई टूल्स प्रोवाइड कराना, हेल्थ, एजुकेशन, एग्री, मतलब ये ऐसा एआई है जो इंडिया को और इंडियंस को समझता है, मेनली भारत जन। तो टेक्स्ट, स्पीच और इमेज, तीन मेजर मोड्स को ये सपोर्ट करता है। बस बाकी ये सब चीजें, फीचर्स वगैरह की जरूरत है। 22 लैंग्वेज जरूर ध्यान में रखना कि 22 लैंग्वेज को ये कवर करेगा। रिमोट एरियाज में एआई बेस्ड टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की डिप्लॉयमेंट में ये हेल्प करेगा। ठीक है। और ये गवर्नमेंट का जो ये रहता है ना रिड्रेसल सिस्टम इंडिया का, शिकायत जहां पर आप कर सकते हो, तो ऐसे प्लेटफॉर्म से भी मदद करेगा ये, क्योंकि उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब इन्वॉल्व है। काफी सारी चीजें हैं, बट आपको सिर्फ वो 22 लैंग्वेजेस वाला ध्यान में रखना। और ये मैं मेरे ख्याल से ये पहले पढ़ा चुका हूँ भारत जन में, मुझे पता नहीं क्यों ये याद आ रहा है। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो, इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि एआई की मदद से और रिफॉर्म्स है वो लेकर आए हम लोग। इनिशिएटिव सपोर्ट करेगा भी ये सभी स्कीम्स को, कि इंडियंस और इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ है ये, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये इंडिया की हर एक चीज को जो है वो सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार हुआ है। चलिए ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2024, उसके आगे लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2024। पहला पॉइंट लिखें, डोमेस्टिक और ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए ओपन है ये, देसी विदेशी कंपनीज दोनों तैयार कर सकती हैं। नाम से समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल, यानी कि ऐसी व्हीकल बनाओ जो पैसेंजर व्हीकल हो, जैसे बस होती हैं, है ना। ई रिक्शा तो भाई बहुत खतरनाक होता है। हालांकि अभी ई रिक्शा को पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बैन कर देना चाहिए कंप्लीटली, क्योंकि वो बड़े बेकार होते हैं यार, बहुत गंदा जो है वो लोग चलाते हैं, पलट भी जाते हैं वो, और वो काफी एक्सीडेंटल प्रोन है। भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने तो ऑर्डर पास कर दिया है कि भोपाल के जो पॉश एरियाज है वहां से इसको हटा दिया जाएगा। पॉश एरिया से क्यों, हर जगह से हटा देना चाहिए, बट यस, कंसर्न, चिंता वाली बात ही, इससे कितने सारे लोगों का रोजगार जा सकता है। उनके लिए ऑल्टरनेटिव, और जिसने नया नई रिक्शा खरीदा हो बेचारे ने अपनी पूरी जमा पूंजी इकट्ठी करके कि कमाएगा,
तो उसके साथ तो धोखा हो सकता है ना यार, तो उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि आप जब उस पोजीशन पे बैठे होगे तो आपको हर एक व्यक्ति का ध्यान रखना है, सिर्फ ना सिर्फ अमीर ना सिर्फ गरीब, सभी का इक्वली। ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही है कि अट्रैक्ट करना एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, और इंडिया को जो है वो ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बनाना। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है ये स्कीम, ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है ना, इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री। ये चीज लिख लीजिएगा, ये पॉइंट्स। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, कुछ महीनों पहले मैंने ये टॉपिक आप लोग को पढ़ाया था। वक्फ काउंसिल वगैरह पता होगा ना आपको। तो ये कानून प्रोवाइड करता है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के जो डिसीजन होते हैं वो हाई कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हो। यानी कि वक्फ जो बोर्ड होते हैं, वक्फ ट्राइब्यूनल होते हैं, वो जो अपना जजमेंट देते हैं, इस्लामिक ट्राइब्यूनल आप कह सकते हो, तो वो जो अपना जजमेंट जब देते हैं, तब आप उनकी अब जजमेंट के डिसीजन को आप चैलेंज जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उनके जजमेंट को आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में। ठीक है। वक्फ प्रॉपर्टी को का डिजिटल रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 महीने के अंदर मैंडेटरी करने की डेडलाइन जो है वो दी गई थी, पहले ये लिखने की जरूरत नहीं है वाला पॉइंट। अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज जो है डेडलाइन के बाद जो है इनको डिस्प्यूटेड डिक्लेयर किया जा सकता है, और इसको वक्फ ट्राइब्यूनल्स के क्षेत्र अधिकार में आ जाएंगे। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस ये पॉइंट आपको बताना चाहिए। आज एक काम कर रहे हैं, ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में एक बार पढ़ लेना। ये आपके लिए टास्क है, 1-2 दिन में शायद ये हमारे मेन टॉपिक में भी आए तो हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी आपका टास्क है, ये आप आज कवर करेंगे। और ये डीपीडीपी एक्ट, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, इसके बारे में पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की। और ये है ज्ञान सर, ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।